नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपीपी के लिए हमने कल यूपी स्पेशल पढ़ा। जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसके बारे में चर्चा किया। टाइम बहुत कम है तो आज हम यूपीपी के दृष्टिकोण से ही बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। मिक्सअप में आपका जीके जीएस में जितने भी पोर्शन होते हैं, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, नागरिक शास्त्र का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस का हो, XYZ कुछ भी जो आपके यूपीपी एग्ज़ाम में सवाल बने हैं या अदर वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको केवल वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। वैसे हम सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना संविधान में कब पेश किया गया। पहला सवाल, प्रस्तावना संविधान में कब पेश किया गया। तो मेरे दोस्तों, प्रस्तावना संविधान में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को इस समय पेश किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, पेश किया, लेकिन लागू कब होता है? तो 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ या इसको मंजूरी मिलती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रस्तावना से केवल दो। प्रस्तावना को पेश किसने किया? प्रस्तावना का ही अलग नाम उद्देशिका भी होता है, उद्देशिका। इसको पेश किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे भी तो आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल इसी पर बनता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है जो इम्पोर्टेंट है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्यों के नाम भी इम्पोर्टेंट हैं। एक अब आता है तो 22 अगस्त 1947 को आता है, ठीक है। 22 अगस्त 1947 को हम प्रारूप समिति संविधान में पेश करते हैं। टोटल इसमें एक अध्यक्ष और 6 लोग होते हैं। अध्यक्ष इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो बन सकते हैं। आइए इसको मिटाकर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत संविधान में कब अपनाया गया? तो हम जानते हैं राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज मतलब तिरंगा जिसे कहते हैं। इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई। सीधे क्वेश्चन आता है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था, ठीक है। अब राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि राष्ट्रध्वज को निर्माण किसने किया? तो आपको पता होगा पिंगली वेंकैया ने किया था इसका निर्माण। पिंगली वेंकैया ने किया था। इसमें कितने रंग होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी 3 रंग होते हैं। तीनों रंगे के अलग अलग काम है। केसरिया बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है, हरा हरियाली का प्रतीक होता है। तो इसके अलग अलग नाम हैं। इसमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कितनी तीलियां हैं हमारे तिरंगे झंडे पर? तो 23 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। किस कलर का है? तो नीले कलर का है। ये चक्र कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को हमारे संविधान में कब अपनाया गया? तो ये दोनों एक साथ अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950।
तो राष्ट्रगान जनगण मन आपको पता है कौन लिखा है, कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको सबसे पहले या एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिला था। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम देते रहेंगे, लेकिन फैक्ट इतना ही आपको याद रखना है। जैसे पूछता है एग्जाम में एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था। एक क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत हो गया, तो एक यहाँ पर बनता है और राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा क्या होगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, और इसको हमारे संविधान ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपको याद रखने हैं, और बहुत बार एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमारे यूपीपी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हम बहुत सारी जानकारी देंगे जो आपकी काम की होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए, हम महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ से युद्ध की बात करेंगे, महत्वपूर्ण युद्ध की बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला युद्ध इंपॉर्टेंट होता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो ये दो युद्ध होते हैं, पहला युद्ध और सेकंड युद्ध। पहला युद्ध कब होता है? तो 1191 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी क्या करते हैं? हरा देते हैं। मतलब क्रॉस मतलब हरा दिया। तो तराइन का पहला युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। कब हुआ? 1191 में। कहाँ होता है? तराइन में होता है। पूछता है 1192 में फिर होता है, इन्हीं के बीच में होता है युद्ध। मतलब मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। देखिए, होता क्या है कि जब ये चुनाव मतलब युद्ध जीत जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, और इसको छोड़ दिया तो फिर अगली बार डबल स्ट्रेटजी के साथ आक्रमण करता है, और इस बार मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है। फिर आइए, एक अगला युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध जो होता है ये 3 बार होता है। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। सेकेंड युद्ध होता है, सॉरी यहाँ पर 1526 होगा, गलती हो गया, 1526। अगला युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। ये होता है बैरम खां और बैरम खां। ये अकबर का बहुत खास होता है, वर्सेज हेमू के बीच में होता है। इसमें हेमू की हार होती है, बैरम खां की जीत होती है। तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1756 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में होता है, सॉरी गलती हो गई, मराठा के बीच। और किसके बीच होता है दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इसमें मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली क्या होता है? जीत जाता है। आपको जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे तो कहानी के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन हम आपको निचोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ऐसे ही याद करना है। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 3 होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। दूसरा 1556 ईस्वी में होता है।
बहरम खां और हेमू के बीच में होता है, जिसमें बहरम खां की जीत होती है। ये अकबर का बहुत खास होता है, अकबर की देखभाल यही करता है। तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में मराठाओं वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इसमें मराठाओं की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा को समाप्त करने के लिए मराठा में शिवाजी वगैरह आते हैं। तो फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम केवल अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और हम जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर एक अलग से जोश आ जाएगा। अगला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये बहुत फेमस युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध ये होता है 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है। सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज की जीत हो जाती है। तो एग्जाम में पूछता है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। सिराजुद्दौला, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था, ठीक है। ये युद्ध और होता है इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। इसमें भी अंग्रेज वर्सेज सुजाउद्दौला, मीर कासिम। इसमें तीन लोग होते हैं, तीन भारतीय होते हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला। इसमें भी इनकी हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। तो पूछता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें तीन लोग थे, मीर कासिम, मीर जाफ़र और सुजाउद्दौला थे। इन सब के बारे में एक अलग कहानी ही है बक्सर के युद्ध के बारे में, लेकिन हम अभी केवल फैक्चुअल चीज़ें बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन में लीजिएगा, कहीं दिक्कत होती है तो पूछने का प्रयास करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो युद्ध इंपॉर्टेंट था, जितने हमने इंपॉर्टेंट युद्ध समझा हमने आपको सब लिखवा दिया। अब देखिए कुछ आ जाते हैं पॉलिटी पर। तो पॉलिटी से हमेशा सवाल बनता है चुनाव से सवाल क्या क्या पूछ सकता है आपसे? चुनाव अभी 2024 में होने वाला है चुनाव। तो सबसे पहला चीज़, चुनाव किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में चुनाव है? चुनाव के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है चुनाव की? तो 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। पहला चुनाव इसी दिन होता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता देना है कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और किस अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट है ही। चुनाव आयुक्त के बारे में सवाल बनता है। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? एग्जाम में भी सीधे सवाल बनता है। तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है दोस्तों। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? अगर महिला की बात करेगा, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 साल होता है। अभी चुनाव के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन चुनाव से आर्टिकल ही पूछता है। चुनाव किस अनुच्छेद में है? 324 में है। चुनाव के बारे में कब पहली बार मतदान किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक कुछ क्वेश्चन थे जो आपको हमने पढ़ा दिए हैं। आइए कुछ एक आध पॉलिटी का क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी सवाल बनता है। CAG कैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में।
तो सुप्रीम कोर्ट का जज किस आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में? तो अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, अभी सर्वाधिक सुप्रीम कोर्ट से सवाल बनता है, पहले हमारे जज कौन थे? तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछ लेता है एग्जाम में। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो चंद्रचूड़ का था, वायुवी चंद्रचूड़ का था। ठीक है, उन्हीं के लड़के हैं DY चंद्रचूड़ जो अभी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन बनता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं अगर आपका अनुच्छेद 32 का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक उपचारों का उपचार से कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं इसको। अगर कोई इसका हनन कर रहा है आपका, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा केवल पूछेगा तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होता है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ हम और बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से भी सवाल बनते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से भी सवाल बनते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं। आप देखिए इम्पोर्टेंट पुस्तक, देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक आप हेडिंग डालेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक। तो पहली पुस्तक लिखेंगे आप कॉमनवेल्थ। इसको लिखा था एनी बेसेंट ने लिखा था। और ये आपको पता होगा कि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब अगर पूछेगा प्रथम कांग्रेस की महिला जो भारतीय थी, तो हमारा सरोजिनी नायडू क्वेश्चन बन जाता है, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, अरविंद घोष की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। अब सुभाष चंद्र बोस आ गए हैं, तो इनके बारे में दो चार बातें आपको बता दें हम। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1939 में। उनके सामने कौन खड़े होते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। और सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे वोटों से जीत जाते हैं, स्वतंत्र खड़े होते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया जी को गांधी जी या कांग्रेस की ओर से खड़ा कराया जाता है। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं वो हार जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं यह मेरी व्यक्तिगत हार है। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लग जाता है, और इसकी वजह से वो उस समय पद त्याग कर देते हैं। तो उस समय उनका पद लेता है पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी समय 1940 में लेते हैं। त्रिपुरी और हरिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बापू की उपाधि किसने दिया, या सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि आपको पता हिटलर ने दिया था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, अगली पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक और दिमाग में रखिएगा आप, गुलामगिरी। ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गुलामगिरी ये पुस्तक है ज्योतिबा फूले की है पुस्तक। ये बहुत एग्जाम में आता है। जो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है?
नील दर्पण पूछता है एग्जाम में। अगला नील दर्पण, तो ये दीनबंधु की है, ये दीनबंधु की पुस्तक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए यहाँ से। 7वां क्वेश्चन, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। अगला एक और लिख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये आपको पता ही होगा। ये हमारे भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं दिक्कत होती है तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे हम पार्ट्स आपको मल्टीपल लेकर आते रहेंगे। कॉमनवेल्थ, एलिवेशन, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल नीलगिरी, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, नीलदर्पण, दीनबंधु, हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। ठीक है दोस्तों, आप इसको बार बार 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको फ़ायदा दिलाते रहेंगे। अगर आप एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यूपीपी में जीके जीएस भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को और डिटेल पढ़ पाएँ। तो महत्वपूर्ण दिवस हर टाइप में, हम हर वीडियो में महत्वपूर्ण दिवस आपको बताते रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से भी एक सवाल आता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने आपको अभी लिखा है, आज ही पढ़ा है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। अभी 4 जनवरी था, देखिए परसों ही था, तो ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस मतलब अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए होता है। इसमें 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, इसकी खोज लुइस ब्रेल ने की थी, वो भी एक अंधे व्यक्ति थे। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी, राजगुरु को। डॉल्फिन दिवस इम्पॉर्टेंट है, इतना आप 4-5 हर वीडियो में आपको पढ़ाते रहेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, आप इसको पढ़ते रहिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सबसे कुछ कुछ ले लेकर आपके लिए रेली कुछ न कुछ नया लेकर आते रहेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको। देखिए, हम बार बार नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है। तो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा बेनिफिशियरी, या हम उसको अपनी बातों से बता रहे होंगे या बोर्ड में लिख रहे होंगे। तो आप सुनकर उन चीज़ों को आप समझकर अपने आप में सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।